मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओएनडी, ओरिजिन डेस्टिनेशन तक खत्म हुआ था ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस। आपको बताया था कि भाई ये पॉइंट, ये पेज नोट कर लेना है ना, इसको नोट कर लेना है। देखो क्या है इसमें सिस्टम जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस में जैसे कि हमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि रोड पे ट्रैफिक की परफॉर्मेंस को सुधारना, मतलब जिससे कि ट्रैफिक प्रॉपर्ली मूव करे बिना किसी कंजेशन के, बिना जाम के, बिना एक्सीडेंट्स के, बिना किसी डिले के। ये सारा एम होता है किसका, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ऐसा करवाने के लिए तुम्हें बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती है। जैसे तुमने देखा कौन सी स्पीड रखूं मैं, क्या वॉल्यूम रखूं मैं, है ना। ओरिजिन डेस्टिनेशन भी किसी का पार्ट था आपके पास में। इसी तरह से व्हीकल प्रॉपर्ली मूव कर पाएगा रोड पे, इस चीज, ये चीज डिपेंड करेगी किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी। अगर ड्राइवर व्हीकल प्रॉपर्ली मूव कर पाएगा रोड पे, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करेगा। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ड्राइवर, ड्राइवर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना। ड्राइवर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, रोड पे भी डिपेंड करेगा, रोड कैसी बना रखी है आपने, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। सो इसी की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास में। कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह की होंगी, एक तो होंगी ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो कौन सी होंगी, ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसको हम बोलेंगे रोड यूजर। रोड यूजर मतलब जो रोड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और एक होंगी ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी व्हीकल की, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा। भाई मान लो ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा, ब्रेक लग ही नहीं रहा, वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना वहां पे। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन बोथ, बोथ दोनों पे डिपेंड करेगा। तो देखो इसमें जरा फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। पहले पहले डिस्कशन चल रहा है व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें आपने फर्स्ट पॉइंट उठाया विड्थ ऑफ द व्हीकल, विड्थ ऑफ द व्हीकल। भाई व्हीकल की विड्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था तुम्हें, व्हीकल की विड्थ अफेक्ट करेगी रोड पे ट्रैफिक प्रॉपर्ली मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो कि आपने रोड बनाई, अब सपोज करो हमें ये अंदाजा था, भाई मान लो इस गेट से लिंक करने की कोशिश करो ना। हमने एक गेट बनाया, हमें आइडिया क्या था कि इस गेट के अंदर जो इंसान आएगा उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है। सपोज करो मैंने मान लिया आधी फीट है, तो मैंने आधी फीट को दिमाग में रख के गेट की विड्थ बना दी। लेकिन कल मैंने क्या देखा, इसके अंदर 1 फीट का इंसान आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है। फिर मैंने परसों क्या देखा, 1.5 फीट का आ गया, फिर से इसको तोड़ो फिर से बनाओ। नेक्स्ट डे फिर 2 फीट का आ गया, नेक्स्ट डे 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ऐसे चलती जा रही है कहानी। ऐसे कैसे पॉसिबल है, रोज तोड़ते बनाते थोड़ी रहेंगे। अगर तुम एक लिमिट कर दो कि भाई इस गेट के अंदर 2 फीट से ज्यादा का इंसान की एंट्री अलाउड नहीं है। एक सेकंड। चलो आया समझ में पॉइंट ये। तो अगर हम ये लिमिट कर दें कि भाई इस गेट के अंदर 2 फीट से ज्यादा के इंसान की एंट्री अलाउड नहीं है, तो तुम्हें एक बार बनाना पड़ेगा बस इसको, उसको 2 फीट वाले को दिमाग पे रख के बना दो। अब बाकी सब तो उससे छोटे ही आएंगे ना इसके अंदर, तो आराम से क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। आया समझ में पॉइंट ये, ऐसे चलना है सिस्टम बस। तो यही होता है रोड के साथ में भी। व्हीकल, देखो हमें पता है लेन, कितनी लेन की विड्थ होगी वो तो डिपेंड करेगा ना व्हीकल की विड्थ पे। ये तो हमें ऑलरेडी पॉइंट पता है, एक लेन की विड्थ कितनी बनाओगे दैट विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द व्हीकल। अब विड्थ ऑफ व्हीकल अगर मैं चेंज करता रहूं, तो लेन विड्थ आपको चेंज करते रहने पड़ेगी, वो दिक्कत हो जाएगी ना उसमें बहुत ज्यादा। तो हमने क्या कर दिया, एक लिमिट कर दी, इंडिया के अंदर 2.44 मीटर से ज्यादा विड्थ का व्हीकल नहीं बनाएंगे। आया समझ में पॉइंट ये, इससे ज्यादा का व्हीकल आएगा ही नहीं रोड पे। इससे ज्यादा जब इंडिया में बनेगा ही नहीं, तो इससे ज्यादा विड्थ का व्हीकल आएगा कहां रोड पर। इसी 2.44 को राउंड ऑफ करके 2.5 भी कर देते हैं,
आया समझ में पॉइंट ये? 2.5 भी। हाँ 2.44 को राउंड ऑफ करके 2.5 भी बोल देते हैं। आया समझ में पॉइंट? बट एग्जैक्ट कितना है? 2.44 है। क्लियर हो गया पूरा सिस्टम ये? सो क्यों विड्थ आपने लिमिट कर दी? विड्थ लिमिट करने का मतलब आया समझ में? जिससे बार बार चेंज ना करते रहना पड़े आपको, इसीलिए आपने लिमिट कर दिया कि भाई इससे ज्यादा ना तो बनाएगा कोई, और जब बनेगा ही नहीं तो रोड पे आएगा कैसे? आप उस मैक्सिमम वाले को दिमाग में रखिए, एक बार लेन विड्थ दे दो बस, सब उससे छोटी तो रहेंगे ना। देखो जरा पढ़ के, व्हीकल विड्थ इट अफेक्ट करता है किसको? ट्रैफिक लेन की विड्थ को। व्हीकल की विड्थ किसको अफेक्ट करेगा? ट्रैफिक लेन की विड्थ को। शोल्डर को भी अफेक्ट करता है, ये ऑलरेडी पता ही है। शोल्डर की विड्थ किसके हिसाब से रखी थी तुमने? व्हीकल विड्थ के हिसाब से तो रखी थी ना, 2.5 मीटर। ये पता है ऑलरेडी पॉइंट हमें। पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल डिपेंड करेगा भाई, पार्किंग में कितने व्हीकल आ पाएंगे, दैट विल डिपेंड ऑन विड्थ ऑफ द व्हीकल। पार्किंग में कितने व्हीकल को पार्क करवा सकते हो, किस पे डिपेंड करेगा? व्हीकल की विड्थ पे। तुम जितने में कार पार्क होगी उतने में 3 बाइक पार्क करवा दोगे। आया समझ में पॉइंट ये सिंपल सा पॉइंट है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में? लेंथ आ गई है। तो क्या है? मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू 2.44 मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में? लेंथ ऑफ द व्हीकल है। लेंथ ऑफ द व्हीकल है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? लेंथ ऑफ द व्हीकल। लेंथ भी देखो बहुत सारे फैक्टर को अफेक्ट करेगी, खुद से सोच सकते हो अब तो तुम। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आया समझ में पॉइंट ये? लेंथ पे डिपेंडेंट था ना, लेंथ ऑफ द व्हीकल पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जब डिपेंड होगा किस पे? लेंथ पे, है ना। ओवरटेकिंग जोन की लेंथ कितनी बनानी है वो भी तो अफेक्ट हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी ना। ये पॉइंट आया। एक्स्ट्रा वाइडनिंग NL स्क्वायर बाय 2R था, लेंथ ऑफ द व्हील बेस था, वो व्हीकल की लेंथ पर ही तो डिपेंड करेगा L की वैल्यू कितनी होती है। आया समझ में पॉइंट ये? कैपेसिटी ऑफ द रोड। कैपेसिटी ऑफ द रोड का मतलब क्या है? रोड पे कितने व्हीकल्स आ सकेंगे। तुम जितने में एक ट्रक आएगा ना सिर्फ, उतने में 5 बाइकें आ जाएंगी। देखो आया समझ में ना? क्लियर है चीज ये? तो ये सारे फैक्टर, अब ये क्यों बताए जा रहे हैं तुम्हें? ये इसलिए बताया जा रहा है, तुम्हें इस पे गुप्ता में क्वेश्चन दिखाई देगा कि बताइए भाई हाइट से कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर अफेक्ट हो जाता है। ये पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, गुप्ता में दिखेगा क्वेश्चन, इसलिए लिखाए गए हैं सारे के सारे यहाँ पे। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब इसीलिए आपने क्या कर दिया? लेंथ को मैक्सिमम कर दिया, कितना? 18 मीटर कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या है आपके पास? हाइट आई। हाइट हाइट का भी देखो जरा खुद से। इट अफेक्ट द क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड अंडर द स्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक सर्विस लाइंस, ETC। देखो ये किसको अफेक्ट करेगा? कितना क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करवाना है। क्लियरेंस का मतलब क्या है? एक तरह से हाइट ऑफ द ब्रिजेस। ये ब्रिज है, इसके नीचे से जा रहा है ट्रक। अगर तुमने इसको ऐसे बना दिया होता तो इसे टकराता ना। इसीलिए हाइट कितनी रखनी है इस ब्रिज की, दैट विल डिपेंड किस पे? व्हीकल की हाइट पे। आया समझ में? रोड पे इलेक्ट्रिकल पोल्स लगाए जाते हैं, बिजली के खंभे लगाए जाते हैं ना, उनको बहुत छोटा नहीं बनाओगे कभी भी आप, बहुत ऊंचाई पे रखोगे उनको। हाइट उनकी बहुत ज्यादा रखेंगे, क्यों? क्या ना टूट जाए? तार का भी रीजन है कहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहीं व्हीकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर ना कर जाए। उसके लोहे की बॉडी है वो सारी, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी कैच करेगी। हाँ हाँ वही तो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर ना करे। कुछ जो एरिया होगा ना जहां तक उसका करंट होगा, स्पार्किंग वगैरह, इसीलिए क्या है? हाइट उसको अफेक्ट करेगी। इसलिए कितनी कर दी आपने हाइट? 4.75 मीटर कर दी। अभी आए सारे फैक्टर समझ में? खुद से सोचना है तुम्हें कि भाई किससे क्या फैक्टर अफेक्ट हो रहा है। हाइट से कौन कौन से हो जाएंगे? हाइट से क्या इफेक्ट होगा? कितना आपको क्लियरेंस प्रोवाइड करवाना है, इलेक्ट्रिक सर्विस लाइंस, ब्रिजेस, इनके नीचे। लेंथ से क्या इफेक्ट होगा? OSD, ओवरटेकिंग जोन, कैपेसिटी, है ना, वाइडनिंग, सब इफेक्ट हो जाएंगी। विड्थ से क्या इफेक्ट होगा? शोल्डर की विड्थ, लेन की विड्थ, पार्किंग की फैसिलिटीज, पार्किंग कैपेसिटी, सारे इफेक्ट हो जाएंगे आपके पास। आया समझ में पॉइंट ये? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या करें अब बताओ? ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, सब इससे कम ही रहेंगे। 4.75 मीटर लगभग कितने फीट हो गए? 4 या 12, 15 फीट के आसपास। और 15 फीट का मतलब कितना है? एक मंजिल से ज्यादा, 1.5 फ्लोर हो गए लगभग, है ना। इससे भी ज्यादा 1.5 हो गई, 1.5 फ्लोर। ये कितनी होगी मेरे ख्याल से फीट में? लगभग अगर देखे तो मेरे ख्याल से ये 8-9 फीट के आसपास होगी है, 10 मान लो ज्यादा ज्यादा, तो 15 फीट हो रही है, यानी कि इसका और हाफ इससे ऊपर बहुत हो जाता है। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है? पावर।
देखो जरा, पावर से क्या इफेक्ट होगा? ग्रेडियंट। बार बार तुम्हें बताया गया कि कभी भी इतना ज्यादा हाई ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करवा देंगे कहीं व्हीकल की कूलिंग पावर इफेक्ट हो जाए। कूलिंग पावर का मतलब क्या है कि इंजन खींच ही नहीं पा रहा उसको, तो ग्रेडियंट। अब वो ठीक है, वो प्रैक्टिकली वो उसका एक वो भी तो था ना रीजन, कि भाई कोस्ट अगर नहीं है आपके पास में। हाँ। अच्छा। ये तो एक तरह से वही थ्योरी की बात है, अगर कोई प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत दिखाई दी उन्हें, क्यों उन्होंने बनाया। अच्छा। ऐसे तो हिमाचल में और भी ज्यादा खतरनाक है, हिमाचल में तो और भी ज्यादा खतरनाक है ग्रेडियंट। हम्म। चलो ठीक है, पावर किसको अफेक्ट करेगा? ग्रेडियंट ना। कभी भी ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं करेंगे। परमिसिबल ग्रेडियंट, परमिसिबल ग्रेडियंट का मतलब है आप मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं रोड पे, आप मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं रोड पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? पावर पे। पावर कितनी है व्हीकल की, पुलिंग पावर। स्पीड, स्पीड में तो कुछ बताना ही नहीं है, इतने सारे एलिमेंट पढ़ लिए हमने ज्योमेट्री डिजाइन में, सब किस पे डिपेंडेंट है? स्पीड पर ही तो डिपेंडेंट है सारे के सारे। ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सुपर एलिवेशन, एसएसडी, ओएसडी, सब किस पे डिपेंडेंट है? आपके स्पीड पे तो डिपेंडेंट है सारे के सारे। वेट ऑफ द व्हीकल किसको अफेक्ट करेगा? थिकनेस। थिकनेस ना, जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा तुम्हें? थिकनेस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास? थिकनेस। एंड ग्रेडियंट भाई वेट पे तो डिपेंड करेगा। सिंपल पॉइंट है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। मान लो कि तुम चढ़ाई है, तुमने ऐसा सुना होगा कि कोई बहुत पतला इंसान है वो उस पे आराम से मूव कर लेगा, थोड़ा सा अगर हैवी इंसान है तो मूव करने में दिक्कत आएगी ना, ऐसा तो बहुत कॉमन पॉइंट है। तो ग्रेडियंट अगेन किस पे डिपेंड करेगा? पावर पर भी डिपेंड करेगा, साथ साथ वेट पे भी डिपेंड करेगा, कितना हैवी लोडेड व्हीकल है, कितना हैवी लोडेड व्हीकल है आपके पास। मान लीजिए व्हीकल में लोड इतना ज्यादा भर दिया ना हमने अंदर, वो चढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जा ही नहीं पा रहा ऊपर। क्या? हाँ बिल्कुल होती है, एग्जैक्टली। लेकिन ये तुमने देखा होगा कहीं पर, जैसे गन्ने वगैरह ले जाते हैं भर के, ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है, वो आगे से टायर उठा रहता है उनका पूरा। आगे वाला टायर कहाँ होता है? हवा में होता है, और पीछे से वो जमीन पे होता है। ऐसी कंडीशन तो वो दो एक साल में टूट जाती है वो रोड पूरी की पूरी, अभी बनाई साल भर में खत्म हो गई, जैसे गन्ने का सीजन आया खत्म हो जाएगी पूरी। चलो, अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में पॉइंट? हाँ, ब्रेकिंग कैरेक्टर। अब ये न्यूमेरिकल पार्ट है अगेन आपके पास, इससे बनेंगे न्यूमेरिकल तुम्हारे पास। हाँ, इसको नोट करना था ना, इसको तो अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, ब्रेकिंग वाला तो यहाँ पे देख लेंगे। इससे पहले ये वाला पार्ट देखो तुम जरा, पेज नंबर 18 पे। इसको छोड़ो अभी, इस पे अभी आएंगे ना, पेज नंबर 18 पे आओ, पहले थ्योरी है ना थोड़ी बहुत। यस, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 18 पे, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो तो रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो डिपेंड करेगा वो सेफली मूव करेगा नहीं करेगा, है ना। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपके पास में क्या आ रहा है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल में जैसे कि विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, मतलब उसको साफ दिखाई देना चाहिए। अगर साफ दिखाई दे रहा है तो साइड डिस्टेंस प्रॉपर रहेगा सामने ना, साइड डिस्टेंस प्रॉपर रहेगा। आप अपने व्हीकल को रोक सकते हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से, कोलिजन से पहले। आया समझ में पॉइंट ये? अभी सर्दियों में साइड डिस्टेंस ही तो अफेक्ट हो जाते हैं जब कोहरे का टाइम होता है। विजन प्रॉपर्ली सुनते रहना चाहिए हमें, विजन हमारा, सॉरी, विजन प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। हियरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पीछे से हॉर्न दे रहा है कोई तो वे सुनाई नहीं दे रहा। आया समझ में? या कानों में गाने बजा रखे हैं। एक होता है स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो बहुत मैटर करती है। जैसे मान लो, सपोज करो कि भाई तुम्हारा खुद का वजन है 1 किलो, और तुम बुलेट लेके निकल लिए रोड पे। तो तुम्हारी खुद की ताकत कितनी है फिजिकली, कितना सही है वो पैर पे गिर जाएगी तुम्हारे, और कुछ नहीं होगा, पैर वेट उठ जाएगा। तो ये मैटर करेगा ना पॉइंट आपके पास में। अब इसमें से पूछेगा आपसे कौन सा फैक्टर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, कौन सा साइकोलॉजिकल में आता है, कौन सा मेंटल में आता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे। सो फिजिकल लाइक विजन कैसा है, हियरिंग कैसी है, फिजिकल ताकत कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल देखो सिंपल पॉइंट्स है। नॉलेज, नॉलेज मतलब ट्रैफिक रूल्स की कितनी नॉलेज है इंसान को, ट्रैफिक रूल्स की कितनी नॉलेज है, किधर से ओवरटेकिंग करनी चाहिए। कभी भी लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करेंगे ना, है ना, किधर से करेंगे, राइट से करते हैं हमेशा। कोई इंसान को नॉलेज ही नहीं है, वो किधर से इधर से ओवरटेक कर रहा है वो। वो तो फिर वो कुछ भी कर लो प्रैक्टिकली, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। ठीक है, ऐसे तो डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं व्हीकल, बताओ जगह नहीं अगर दिख रही रोड पे तो। तो ये पॉइंट है आपके पास ना, ओवरटेकिंग नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स की, है ना, ट्रैफिक रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ट्रैफिक साइन का मतलब पता होना चाहिए, किस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या टाइम का। मैं चलता जा रहा हूँ वहां पर रॉन्ग साइड चल रहे हो, नॉलेज होनी चाहिए ना हमारे पास। स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स भी तो बहुत मैटर करेगी। ड्राइविंग स्किल्स, कितनी स्किल्स है तुम्हारे पास ड्राइविंग की। बहुत बहुत ड्राइवर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ड्राइविंग करने में, किसी भी कंडीशन में आराम से मैनेज कर लेते हैं वो, है ना। स्किल्स भी बहुत मैटर करती है। इंटेलिजेंस, समझदारी, ठीक है, अगेन वही है। लिटरेसी, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान है तो वो ट्रैफिक साइन का मतलब समझ पाएगा, जो रोड पे अलग अलग साइन लगा रखे हैं आपने, है ना, लेफ्ट टर्निंग, राइट टर्निंग, स्ट्रेट, नो पार्किंग, इन सब का मतलब समझ पाएगा ना थोड़ा सा। अगर इंटेलिजेंस है, लिटरेट होना चाहिए इंसान। एंड लास्ट क्या है आपके पास में, एक्सपीरियंस। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है आपके पास, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा ना। ये तो वो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, बताओ मैं ये खुद अपना मीनिंग खुद एक्सप्लेन कर रहा है ना। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, फियर या फिर एंगर। अब जैसे तुम इसके एग्जांपल भी दिया था, सपोज करो तुम जा रहे हो ट्रक लेके सही साइड पे, और सामने से आया कोई साइकिल रॉन्ग साइड पे, तो क्या डेवलप होगा अंदर, एंगर डेवलप होगा, एंगर आएगा अंदर। और इस बार सपोज करो, इस बार क्या हुआ, कंडीशन रिवर्स कर दो। सपोज करो तुम साइकिल लेकर जा रहे हो रॉन्ग साइड पे, और सामने से ट्रक आ रहा है बहुत सही स्पीड पे, तेज स्पीड पे, सही साइड से अपनी, तो क्या डेवलप होगा, फियर डेवलप हो जाएगा। ये तो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी है इंसान की ना। जरूरी तो नहीं है कि जो उस सिचुएशन को देख के तुम्हारे अंदर फियर डेवलप हुआ, दूसरे में भी फियर डेवलप हो जाए किसी, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कुछ, वो तो इंसान टू इंसान डिपेंड करेगा ना। सुपरस्टिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बताओ, अंधविश्वास वाला। और हाँ हाँ, ये कंसिडर किया जाता है, और ये कंसिडर करते भी है फैक्टर, उनको पता है कि यहाँ पे चलती है चीज। अभी बिल्ली रास्ता काट गई, वहीं पे खड़े हो गए अपने व्हीकल को रोक के, कि जब तक कोई और इंसान आगे पास नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा तब तक। सुपरस्टिशन भी है, किसी ने छींक दिया, उसके बाद नहीं निकलेंगे घर से बाहर। मेच्योरिटी एंड अटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस का मतलब जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग पर ही ध्यान होना चाहिए पूरा का पूरा, ऐसा नहीं ध्यान कहीं और जा रखा है आपका। मैच्योरिटी बहुत मैटर करेगी। मैच्योरिटी सबसे सिंपल चीज है कि भाई, एक है 40 साल का इंसान, और एक है 10th 11th 12th का इंसान। एक चला रहा था सर परसों में, उसके फाइव स्कूटी को घुमाई पूरी, मुझे तो लगा खड्डे में गिरेगा वो। अभी ऐसा ऐसा होता है कि वो, आई थिंक शायद 11th क्लास की बात होगी, तो उस समय तो सब साइकिल वाइकल से जाते हैं ना ट्यूशन, घर के पास ही होते हैं ट्यूशन। तो एक ऐसा लड़का था, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत दिन से घूम रहा था। तो साइकिल लेके आ रखा था वो, उधर से पैदल पैदल जाते थे। अब उधर क्या था, थोड़ा सा बराबर में नाला सा था। अब उसने पता नहीं क्या साइकिल से स्टंट मारने की कोशिश करके आगे का वो पीछे का टायर उठाने की कोशिश कर रहा था, और वो कोइंसिडेंटली उस नाले में जाके पड़ा। अब उसका 3 4 5 दिन इतना मजाक बना, फोटो से भी ज्यादा। करेगा क्या?
तो मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना। जैसे 11 12 10th का इंसान है और उधर 40 साल का इंसान है, उससे डिफरेंशिएट तुम खुद कर सकते हो। और ये सबसे खतरनाक एज है 15 से लेके 20 साल की। ये 5 साल सबसे खतरनाक होते हैं, इसके बाद तो थोड़ा बहुत समझदारी आने लगती है धीरे धीरे। चलो ठीक है, आया समझ में। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं बहुत सारे ना। लाइक जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लोकेलिटी है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे है। सेफ्टी, एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर लोकेलिटी, जैसे कि कोरे वाली कंडीशन इसी में तो आ रही है ना सेम। आया समझ में पॉइंट ये। सो ये सब फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस रोड पे सेफ्टी कैसी रहेगी। सिंपल पॉइंट्स हैं आपके पास। आया समझ में ये सारी चीजें, बेसिक पॉइंट्स हैं, अपना मीनिंग खुद एक्सप्लेन कर रहा है। तो तुमने देख लिया किसके बारे में, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली तुमने, एंड रोड यूजर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में आ गए ना। रोड यूजर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं आपके पास में। अब नेक्स्ट क्या शुरू करें? नेक्स्ट एक बार ये कर लेते हैं ना, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूजर, अरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी रोड यूजर की परफॉर्मेंस। जैसे कि सपोज करो, जस्ट इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इसको ऐसे समझो जरा। इसका जस्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ। कहीं पे मान लो तुम, अब इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रोड यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेगी। कैसे? जैसे आपके पास में मान लो कहीं पे, जस्ट एक इसका सिंपल सा एग्जांपल मुझे लग रहा है कि भाई कहीं पे मान लो कोई धूल मिट्टी वाला रीजन है, धूल मिट्टी हो रही है किसी एरिया में ना, वो तो एनवायरमेंट का हो गया वो फैक्टर ना। लेकिन ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है धूल मिट्टी से, उनकी क्या हो जाएगी, तबियत वगैरह खराब हो जाएगी, छींक आनी शुरू हो जाएगी ना कहीं ड्राइविंग क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से सोच सकते हैं ना। यस, तो ये मतलब है ना आपके पास में। कोई कहीं पे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, कोई तो चल ही नहीं पाएगा उसमें, और कोई इंसान आराम से ड्राइव कर लेगा ऐसे कंडीशन में। तो उस पे अफेक्ट हो रहा है ना एनवायरमेंट के फैक्टर्स पे भी कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस। अब ये रोड यूजर ही तो अफेक्ट हो रहे हैं इस एनवायरमेंटल फैक्टर से। आया समझ में पॉइंट ये। सो क्या पॉइंट है आपके पास, ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं ना। देखो एक पॉइंट है आपके पास में, पेज नंबर कौन सा है, 17 है। पेज नंबर 17 है, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसके बारे में देखो। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि ब्रेक्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ब्रेक कितना इफेक्टिवली काम करेंगे, इसकी बात हो रही है आपके पास। ब्रेक्स कितना इफेक्टिवली काम करेंगे, दिस इज द पॉइंट। ब्रेक्स कितना इफेक्टिवली काम करेंगे, और यहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि एक्चुअली एफ की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एफ था ना आपके पास में एक वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन 0.35 से 0.40 जो आपने लिखी थी वहां पे वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे निकल के आएंगी इस टॉपिक में आपके पास में। ठीक है, ब्रेकिंग टेस्ट किया जाता है टू फाइंड द ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टू फाइंड द ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ब्रेक्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। इस चीज को पता करने के लिए क्या करोगे तुम, ब्रेकिंग टेस्ट करोगे। क्या करोगे, ब्रेकिंग टेस्ट करोगे। ब्रेकिंग टेस्ट की हेल्प से आप पता लगाओगे किसको, एफ को पता लगाओगे ना। नाउ एफ को अगर पता लगाना है तो तीन में से कोई भी दो पैरामीटर तुम्हें पता होने चाहिए। कौन कौन से, अब समझो इसको जरा। करते क्या है, आपके पास में ये व्हीकल है, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला पॉइंट उठाओ वो डायरेक्टली आपके पास ना, पी क्यू आर था ना, पी क्यू तो लैग डिस्टेंस था, उसमें तो कहीं ब्रेक अप्लाई हुए ही नहीं थे, तो वो तो कोई काम का नहीं था आपके। भाई ब्रेक्स की कैपेसिटी चेक करनी है ना, तो जब ब्रेक अप्लाई हुए तभी तो वही चीज तो कंसिडर करोगे। क्या मैंने लेग डिस्टेंस के अंदर कहीं ब्रेक अप्लाई करे थे, नहीं करे थे, तो मैं कौन सा कंसिडर करूंगा यहाँ पे, डायरेक्टली क्यू कंसिडर करो ना। क्यू पे आगे हमने ब्रेक अप्लाई करवाए थे ना, याद है वो एसएसडी वाला पूरा पॉइंट। एंड यहाँ पे आपका व्हीकल रुक गया था पूरी तरह से, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। यू मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यू मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे कितनी हो गई, v is the final velocity that is 0 मीटर पर सेकंड। आया समझ में पॉइंट, ये क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है इसमें। इनिशियली वो किससे मूव कर रहा था, u से, फाइनली वहां पे तो रुक जाएगा ना पूरी तरह से। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करवाए, तो जब ब्रेक अप्लाई करवाए उससे पहले तो वेलोसिटी यही थी ना उसकी, इनिशियल वेलोसिटी।
और वो क्या है आपके पास में फाइनल वेलोसिटी। फाइनली कितनी होगी वेलोसिटी, 0 हो जाएगी ना जब रुक जाएगा पूरी तरह से। कोई दिक्कत है इसमें? ये डिस्टेंस है जो उसने कवर किया ब्रेक अप्लाई होने के बाद, कितना एल मीटर। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना। टी टाइम, दैट इज ब्रेकिंग टाइम। ब्रेकिंग टाइम का मतलब कितने टाइम के लिए आपने ब्रेक अप्लाई करवाया। अब ये मैंने पूरा यहां से वहां तक कंसिडर कर रखा है, क्यों ऐसे नहीं करते, ब्रेक अप्लाई करके एकदम छोड़ देते हैं। जब तक व्हीकल रुकता नहीं पूरी तरह से, जीरो पोजीशन पे नहीं आता, तब तक हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करके रखते हैं ना। एक बार ब्रेक लगा दिए तो जब तक वो रुकेगा नहीं पूरी तरह से, तब तक हम ब्रेक नहीं छोड़ते। इसीलिए आपने यहाँ से शुरू करा, कब ब्रेक लगाए और कहां तक करा पूरा, जब तक वो रुक नहीं गया पूरी तरह से। पूरा टाइम दिखा रखा है ना यहाँ पे। आया समझ में पॉइंट? ये तीनों पैरामीटर क्लियर हो गए। So u meter per second is the initial velocity, initial speed. L is the braking distance, and t seconds is what? ये तो क्या है आपके पास में, ब्रेकिंग टाइम है ना। तो f निकालना है। f निकालने के लिए इन तीन में से कोई भी दो पैरामीटर तुम्हें पता होने चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर, या तो u पता हो, या फिर l पता हो, या फिर t पता हो। इन तीन में से दो पैरामीटर तो हमें जरूर पता होने चाहिए, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, f की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालनी है वो देखेंगे जरा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायग्राम को बनाओ। इसके क्वेश्चन करिए तुमने ज्योमेट्री डिजाइन के घर पे, कंप्लीट कर लिए? छुए भी नहीं अभी? कौन से वाले? हाँ तो ये तो गलती है ना, जो छूटा हुआ है उसको छूटा ही रहने दो। अब जो साथ साथ चल रहा है उसको तो करो कम से कम। अभी फिर जब हाईवे खत्म हो जाएगा उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू होगा, उसके बाद हाईवे के शुरू करोगे क्वेश्चन। नहीं तो उससे क्या बेनिफिट है, जो चल रहा होता है उसको तभी साथ साथ करना चाहिए ना। अभी तो याद रहता है, फिर 10 दिन बाद फिर भूल जाता है। हाँ 10 दिन बाद ही स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा क्या बोलते हैं, क्या किसमें वीक हो रहे हैं। वो तो फिर रिवीजन की बात हो गई ना आपके पास, तब रिवीजन करना चाहिए। क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली अभी कर लेने चाहिए ना साथ साथ। लिख लिया? तो साथ साथ ही कर लो ना उसको। मान लो बिल्डिंग मटेरियल चालू हो जाएगा एक बार, अगर जैसे ही बिल्डिंग मटेरियल शुरू हुआ, इतने क्वेश्चन है खत्म ही नहीं हो पाएंगे। हाँ हाँ सबसे ज्यादा है। लिख लिया? लिखो जरा। सो क्या हेडिंग है, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। इसमें लिखो ब्रेकिंग टेस्ट, हेडिंग लिखो ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेकिंग टेस्ट में लिखो टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। ब्रेकिंग टेस्ट में लिखो टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। ब्रेकिंग टेस्ट में लिखना है टू मेजर द स्किड रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिखो एफ लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना। किसके लिए करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं ना। आपने वहां पे जब फ्रिक्शन लिखा था हेडिंग, वहां पे इसकी रेजिस्टेंस भी लिखवाया था स्लैश करके, लिखवाया था क्या वहां पे? फ्रिक्शन जब लिखा था वहां पे, जब समझा था ना, वहां पे इसकी रेजिस्टेंस भी लिखा था, मतलब सेम है इसकी रेजिस्टेंस या फिर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? किसके लिए करते हैं, टू मेजर द इसकी रेजिस्टेंस या फिर लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको मेजर करने के लिए करा जाएगा ना। आगे लिखो पॉइंट, at least two of the following parameters are required. At least two of the following parameters are required during, at least two of the following parameters are required during
एटलीस्ट two of the following parameters are required during at least two of the following parameters are required during braking test to find the skid resistance of payment to find the skid resistance of the payment to find the skid resistance of the payment to find the skid resistance of the payment आया समझ में point to find the skid resistance of the payment फर्स्ट लिखो फर्स्ट ए करके लिखो ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा फैक्टर होता है फर्स्ट ए क्या है ब्रेकिंग डिस्टेंस है ए फैक्टर है ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको एल ना ब्रेकिंग डिस्टेंस एल ठीक है आया समझ में सेकंड क्या हो जाएगा इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड है यू मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड कितनी थी यू मीटर पर सेकंड थी यू मीटर पर सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन थर्ड लिखो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन स्लैश करके लिखना ब्रेकिंग टाइम टी सेकंड्स ना टी सेकंड्स ठीक है कोई दिक्कत है इसमें अब देखो जरा v is equal to u plus at ये पता है सबको है ना v is equal to u plus at v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है u plus at इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलो u by t ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत है इसमें हाँ a will be equal to what माइनस ए इज इक्वल टू यू बाय टी अब मैंने ए के साथ माइनस क्यों लगाया ये रिटार्डेशन है ये किसका केस बन रहा है आपके पास में रिटार्डेशन का केस बन रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एक्सेलरेशन इज मतलब रिटार्डेशन हो रहा है एक्सेलरेट नहीं हो रही है स्पीड क्या होती जा रही है कम होती जा रही है इसलिए आपने क्या लगाया यहाँ पे माइनस लगाया है ना कोई दिक्कत है इसमें चलो ठीक है ये पॉइंट आ गया ना आपके पास में सो यहां से क्या लिख सकते हो ए इज इक्वल टू व्हाट माइनस यू बाय टी माइनस यू बाय टी मतलब इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम ये पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास है ना दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इनिशियल स्पीड अपॉन अब इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे 2-3 लिख लिया सेकंड देखो क्या होता है सेकंड क्या इक्वेशन है आपके पास में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना s मतलब डिस्टेंस कितना है l इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a की वैल्यू को पुट करो माइनस u बाय t इंटू टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया l विल बी इक्वल टू व्हाट हाफ u t आ रहा है क्या देखो आ रहा है हाफ इंटू u इंटू t आ जाएगा ना ठीक इसके बाद लिख लेना ना L इज इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू इनिशियल स्पीड आगे समझ में पॉइंट ठीक है एक और होता है क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2as s मतलब डिस्टेंस इसको s मत लिखो ना अब l लिख दो ना डायरेक्टली ठीक है l लिख दें ये कितना है 0 ये 0 है
ये तो कितना है, 0 है ही आपके पास में यहाँ से। L will be equal to what? इसको अब क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ से you can write it as u square is equal to what? minus 2 into a into L लिख सकते हो ना, एंड L को क्या लिखोगे, u square by minus 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखो जरा, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास में, L क्या था, ब्रेकिंग डिस्टेंस था ना, L was equal to ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है तुमने, u स्क्वायर अपॉन 2 into g into f, ये नहीं पढ़ा था क्या, बताओ, एसएसडी में यही तो पता करा था फॉर्मूला आपने, यही था ना सेम फॉर्मूला आपके पास में, बस इसमें जब स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया था इसको तो कितना हो गया था, वहां पे u को v बोला हुआ था आपने, बस 254 f हो जाता था। 254 कैसे बना था फैक्टर, उसको 0.278 मल्टीप्लाई करके जब लिखते थे और नीचे g की वैल्यू पुट करते थे तब बनता था ना, है ना। तो यहाँ से कंपैरिजन करके a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, gf के बराबर आ रही है ना, f विल बी इक्वल टू व्हाट, a by g, इतना नोट करो ना पहले। हाँ नहीं, जो फॉर्मूले आने थे वो आ चुके ऑलरेडी ड्राइव करके ना। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे अगर इनका तो क्या आ रहा है, माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, जीएफ आ रहा है ना, एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ए बाय जी बाई, या फिर क्या बोल दो इसको, रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस ये सिंपल सा पॉइंट था। तो क्या करना है, इस पर क्वेश्चन करेंगे ना सिंपल। अब क्वेश्चन करो इसके ऊपर। सो एफ निकालने के दो तरीके हैं, उससे भी निकाल सकते हो एफ वहां से भी तो निकल सकते हैं ना, या फिर यहाँ